नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल हम लोग में। और आप सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया वो बेल आइकन अवश्य दबाएं। आज इस देश में भी दो मुद्दे चल रहे हैं। एक तो वो महाराष्ट्र में जो शिवसेना है के दो अंग हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना उबाटा। उन्होंने मिलकर एक हिंदी भाषा के इम्पोजिशन के विरोध में एक महा रैली की थी, और वहां से कुछ घटनाएं भी आई थी। और दूसरा, कल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर पटना में एक रैली की थी, जिसमें उन्होंने बेसिकली ये थी तो एक मजदूरों की रैली, लेकिन उसमें उन्होंने जो चुनाव आयोग का जो निर्देश है या जो प्रक्रिया है, जिसमें वो गहन पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं मतदाता सूचियों का, उसके खिलाफ। तो मैं आज बात करूंगा महाराष्ट्र की केवल, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा लोगों के महत्व की बात है और लोगों से जुड़ी हुई बात है। महाराष्ट्र में जब इन्होंने रैली की, उसके बाद कुछ वीडियोस सामने आए, जिसमें एक में तो एक कोई महिला एक्टर थी, एक्ट्रेस थी, जिसके साथ शिवसेना के नवनिर्माण शिवसेना के किसी कार्यकर्ता के पुत्र ने बदतमीजी की थी। और दूसरे में एक कोई मिस्टर केडिया थे, जिनके साथ जो कोई दुकानदार हैं, शायद जोधपुर के हैं, और उनको शिवसेना नवनिर्माण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी, क्योंकि उन्होंने हिंदी में बात की और मराठी सीखने या बोलने से मना कर दिया। तो ये दो घटनाएं थी, और इन दो घटनाओं को भरपूर मीडिया ने प्रसारित किया। इसके अलावा अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में करीब 4 या 5 करोड़ गैर मराठी स्पीकिंग लोग हैं, जो कि हिंदी बोलते हैं या फिर कोई और दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। उनमें से कहीं से महाराष्ट्र में किसी भी स्थान से कोई घटना नहीं आई। तो ये एक तरह से मीडिया का एक हाइप क्रिएट की जाती है कि शिवसेना, राज ठाकरे की शिवसेना और जो शिवसेना है, उन्होंने मिलकर महाराष्ट्र में एक काफी पॉपुलर एक ये मूवमेंट चला दिया है, जो कि बेसिकली हिंदी के इम्पोजिशन के लिए। ये हिंदी बेसिकली इम्पोजिशन भी नहीं है, ये तो केवल इतना महाराष्ट्र सरकार का एक आदेश था, जो कि तो जिसमें उन्होंने कहा था कि प्राइमरी स्कूल में पहली क्लास से जो थर्ड लैंग्वेज है वो हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। अब अगर वो ये नहीं भी कहते, महाराष्ट्र की सरकार ये आदेश नहीं भी देती, गवर्नमेंट ऑर्डर ये नहीं भी देती, तो भी महाराष्ट्र में हिंदी ही लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि हिंदी उस समय उनकी मराठी से मिलती जुलती है, और वो थोड़ी आसान भाषा है, जिसमें अंक भी आसानी से लिए जा सकते हैं और पास आसानी से हुआ जा सकता है। मुझे याद है, मेरे एक मित्र थे मलयाली मित्र, जो केरला से थे। उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा था कि हम जो लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज है या थर्ड लैंग्वेज है, उसकी तरह हिंदी को चूज करते हैं, क्योंकि हिंदी आसान है सुनने में। खैर, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो ये एक तरह से जो शिवसेना के दोनों घटक है, उनका एक प्रयास था कि किसी तरह से बम्बई के जो चुनाव हो रहे हैं, उससे पहले मराठी अस्मिता को जगाया जाए, और मराठी स्पीकिंग लोग हैं उनको किसी तरह से हिंदी विरोधी करार दिया, हिंदी के विरोध में एकजुट किया जाए। लेकिन ये बुरी तरह फेल हुआ, क्योंकि जैसे ही ये इनकी सभा हुई, उस समय स्टालिन ने इनके सपोर्ट में एक स्टेटमेंट दिया, तो तुरंत शिवसेना को कहना पड़ा कि हम हिंदी विरोधी नहीं है, हम तो केवल इसको कंपलसरी करने के विरोध में है। और यकीन मानिए कि कोई भी भाषा आप अगर सीखते हैं, तो ये एक एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन होती है। और मुझे लगता है कि अगर कोई महाराष्ट्र में कहीं बाहर से जाता है और वो अगर मराठी सीखता है, तो उसका फायदा उसी को होगा। उससे ना तो मराठी लैंग्वेज की कोई रेपुटेशन बढ़ेगी, या उसकी खुद की लैंग्वेज की रेपुटेशन कम होगी। कोई भी लैंग्वेज सीखना एक अपने आप में बहुत बड़ी योग्यता होती है। मैं कुछ हमारे साथी लोग जानता हूँ मैं, जो एक महाराष्ट्र राम सुब्रमण्यम साहब थे, वो बहुत फ्लुएंट मराठी बोलते थे। वो बंगाली भी बहुत फ्लुएंट बोलते थे, वो हिंदी भी बहुत फ्लुएंट बोलते थे, जबकि उनकी मातृभाषा तमिल थी। तो इसमें एक तो ये होता है कि आपका एक निक होना चाहिए कि आप किसी लैंग्वेज को कितनी जल्दी सीख सकते हैं। जैसे मैं तमिलनाडु में 6 साल तक रहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा फ्लुएंट तमिल नहीं बोल पाया, नहीं समझ पाया, क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं था। मतलब मैंने, या मेरे मेरा दिमागी मानसिक स्तर था, वो किसी नए लैंग्वेज को रिसीव करने में सक्षम नहीं था। तो ऐसा होता है, आप अगर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है आप सीख ही पाए। पर ये जो आज सुबह एक भाऊ टोरसेकर का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने देखा था, उसमें कहा था कि ये तो एक ट्रैप था, जो देवेंद्र फडणवीस ने बिछाया था, या फिर कहें कि बीजेपी ने बिछाया था। उन्होंने एक 3 साल पुराना जो ऑर्डर था, जो
सैंक्शन किया हुआ था जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वो आदेश था कि प्राइमरी स्कूल में हिंदी को कंपलसरी किया जाए एज अ थर्ड लैंग्वेज। तो उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि उन्होंने 3 साल तक, जबकि पहले दो 2.5 साल तक शिंदे मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद फडणवीस आए भी करीब 8-10 महीने हो चुके हैं, तो वो क्यों इस पर सो रहे हैं और क्यों ऐसी समय किया गया। तो भाऊ तोरसेकर का कहना है कि ये बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया, और बीजेपी ने ये राज ठाकरे के साथ मिलकर एक पॉलिटिकल चाल चली, जिससे कि महाराष्ट्र में एंटी बिहार का सेंटीमेंट क्रिएट किया जाए। और उसमें क्योंकि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के अलायंस है, इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, तो कांग्रेस को ये जवाब देना मुश्किल हो जाएगा बिहार में कि वो क्यों नहीं जो महाराष्ट्र में वो अपना अलायंस शिवसेना के साथ तोड़ देती है। तो इस तरह से एक ट्रैप था जिसमें वो बहुत अच्छी तरह से फंस गए। और जहां तक ये जो घटना है, जैसे कि उस मिस्टर केडिया को मारा है, वो जो फिल्म अभिनेत्री को, ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र में रोज होती रहती होंगी, छुटपुट घटनाएं होती हैं। लेकिन मीडिया को चूंकि ठाकरे ने बंधुओं ने पैसा दिया होगा कि उसको उछाला जाए, ताकि महाराष्ट्र में एक माहौल कायम हो कि ये इस तरह से हमारा ये जो मूवमेंट है काफी सक्सेसफुल हो रहा है और हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए, मराठी स्पीकिंग लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कई 2008 के करीब भी एंटी नॉर्थ इंडियन मूवमेंट राज ठाकरे ने चलाया था, और उस समय काफी माहौल ऐसा बाहर से ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किलें हो रही होंगी नॉर्थ इंडियंस को। तो उस समय मेरा पुत्र बॉम्बे में रहता है, तो मैंने उससे पूछा था कि भाई तू संभल के रहना, कहीं ऐसा नहीं हो कि तू इसके में कहीं में चक्कर में फंस जाए। लेकिन उसने कहा कि पापा ये कुछ नहीं है, कहीं पे कोई नहीं, बॉम्बे में कुछ नहीं हो रहा, और जो आप देख रहे हो टीवी पे वो केवल वो ही 2 या 3 घटनाएं हैं। तो इस पर एक मैंने संगोष्ठी में भाग लिया था यहाँ पर इंदौर में, जो कि शायद ओम नागपाल विचार मंच ने की थी, तो और जिसकी अध्यक्षता एक बहुत ही राष्ट्रीय स्तर के कवि प्रोफेसर या डॉक्टर सरोज कुमार कर रहे थे। उसमें एक किसी ने मुद्दा उठाया था कि एक पहले आंदोलन चढ़ा था, छत्तीसगढ़ बचाओ सिंधी भगाओ। तो किसी सिंधी जेंटलमैन ने ये रेज उठाया, प्रश्न उठाया था, तो बोला इसी तरह का ये आंदोलन वहां पर है। तो मैंने वहां पे एक सवाल खड़ा किया कि आपने कितने लोगों को पता है कि ऐसा भी कोई आंदोलन छत्तीसगढ़ में हुआ था। इस पर तुरंत सरोज कुमार जी ने मुझे टोका, नहीं नहीं आप ये नई बहस मत छेड़ो। मैंने कहा नई बहस नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं आपको इसी मुद्दे पर, महाराष्ट्र के मुद्दे पर ही ला रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि क्योंकि मीडिया में ये नहीं आया, मीडिया ने इसको नहीं उछाला, हमको किसी को नहीं पता कि वहां पे कोई ऐसा आंदोलन भी हुआ था या छोटा मोटा हुआ था। जो तो जो वर्तमान में जो आंदोलन हो रहा है बॉम्बे महाराष्ट्र में, ये केवल मीडिया की हाइप क्रिएट किया हुआ है। और मैंने उनको वो अपने पुत्र से बातचीत का रेफरेंस भी दिया, तो उन्होंने भी कहा था हाँ मैंने भी अपने एक रिश्तेदार से मुंबई में बात की थी, उन्होंने कहा था कि सब शांत है। तो ये केवल एक मीडिया हाइप क्रिएट करता है, और या मीडिया से ये हाइप क्रिएट करवाई गई है कि महाराष्ट्र में इतनी दिक्कत है। वैसे अब तो ये पता लगा है कि उद्धव ठाकरे को भी अपनी गलती मालूम हो गई है कि उन्होंने सोचा था कि शायद राज ठाकरे के साथ मिलकर हम बीएमसी का इलेक्शन जीत लेंगे। उसके बाद राज ठाकरे ने तो ये स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये इसका इलेक्शन या पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है, केवल एक सिंगल मुद्दे पर हम साथ में आए थे। और जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि जो बॉडी लैंग्वेज थी दोनों नेताओं की, अब आप देखेंगे कि राज ठाकरे को अगर आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसमें तो राज ठाकरे न तो वो 2005 या 6 वाले स्लिम ट्रिम नौजवान युवा लगते हैं, वो फप्पस हो गए, मोटे हो गए हैं, और कहीं से कहीं भी उनकी जो इमेज है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, वो कहीं भी एक जुझारू या आक्रामक नेता की नहीं लगती। हालांकि वो बात अभी भी ऐसा ही करते हैं। अब तो उन्होंने खैर एक और ट्वीट के द्वारा अपने सारे शिव सैनिकों को राइट, शिव सैनिक ने नवनिर्माण सेना के सदस्यों को ये कह दिया कि कोई भी पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेगा, कोई भी अपना कोई वीडियो नहीं डालेगा, और कोई भी किसी मीडिया सोशल मीडिया पे या मीडिया पर्सन से बात नहीं करेगा अनलेस मेरी परमिशन होगी उसको। तो एक तरह से वो भी बैकफुट पे आ गए, और ये बहुत ही छोटा सा आंदोलन था जो कि बीजेपी की या देवेंद्र फडणवीस की ऐसी चाल रही होगी जिसमें उन्होंने राज ठाकरे का यूज करके उद्धव ठाकरे और फिर इंडी गठबंधन को फंसा लिया बिहार में अपने पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। और इसके बाद तो निशिकांत दुबे ने भी बहुत अनशन बयान दिए। हालांकि अगर आप उनको संसदीय भाषा में कहें तो जरूर अभद्र थी, लेकिन
प्रैक्टिकली वो सही थे। ऐसा भारत भूषण जो कि कुश्ती के रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे, वो भी इसमें कूद पड़े थे। वो उत्तर प्रदेश के निवासियों की तरफ और बिहार झारखंड के निवासियों की तरफ से निशिकांत दुबे में, हालांकि आप देखेंगे थोड़े दिन बाद एक डायरेक्टिव जारी किया जाएगा और निशिकांत दुबे उस पर अपनी माफी मांग लेंगे या खेद प्रकट कर देंगे। तो इस तरह से राजनीति है, कुछ होने वाला नहीं है। न तो बम्बई या महाराष्ट्र में रहने वाले किसी इंसान को डरने की जरूरत है, और ना ही किसी दूसरे स्टेट में दूसरे रहने वालों की जरूरत है। बहुत कुछ कहा गया है इसमें। एक तरह से नीतीश राणे हैं, उन्होंने मुस्लिमों को घसीटने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा दम नहीं था इसमें, इसलिए ये एक तरह से फ्लॉप शो रहा। और मैंने पहले भी ये कहा था कि ये एक फ्लॉप शो है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, जरूर लिखिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।